हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपी टैट, सुपर टैट, सी टैट, एच टैट, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए वहाँ पर समास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज मैं आपको समास पढ़ाने वाली हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम ही नहीं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो हर हिंदी ग्रामर में हर एग्ज़ाम में मतलब समास से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। समास एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा, इसके बारे में आज मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें समझ में आए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पर समास पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि देखिए टीचिंग एग्ज़ाम में तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ पर भी समाज से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको समास अच्छे से समझाऊं। ठीक है, चलिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टैट, यूपी टैट, एच टैट, के वी एस, री डी ट्रिपल एस बी, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ हिंदी का पूरा रोल है। हिंदी टैट एग्ज़ाम में, कोई भी टैट एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की आती है। ठीक है, और यूपी टैट में, सुपर टैट में, हर जगह समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं समास आज आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समास बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए, अब बात ना करते हुए पॉइंट पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको साइकोलॉजी और मैंने ईवीएस ये सब चीज़ें पढ़ानी स्टार्ट कर दी। और ये थर्ड सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो समास, जो हिंदी ग्रामर पढ़ानी स्टार्ट करी है, उसमें भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी समास। जैसा कि वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट करूँगी समास से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है, तो देखिए समास समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उससे जो नया शब्द बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ नया शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। देखिए, समास का अगर मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लिखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। या आप लिखेगा, आप साइड में नोट कर लिएगा, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने भी आपको ये बात बताया। देखिए, मैं बस सिर्फ वही बताऊंगी, इतना ही बताने की कोशिश करूंगी जितना इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास का क्या काम होता है, समास का विग्रह करना। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ, प्रेमातुर, अगर प्रेमातुर लिखा हुआ है तो मैं कहूँ प्रेम से आतुर, तो ये क्या हो गया, समास का विग्रह हो गया। हमने समास पद पद जो हैं वो अलग अलग कर दिए। ठीक है, देखिए, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास रचना में दो शब्द मतलब शब्द मतलब पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है। पहले पद को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है, तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास के कुल 6 भेद हैं। देखिए, समास के कितने भेद हैं, कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास, आपको ये याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए समास के कुल कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होगा 6। 6 भेद हैं। या आपसे पूछा जाए समास के कितने प्रकार हैं, तो आपका आंसर होगा 6 प्रकार हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास एंड अव्यय भाव समास। अब वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं समास के हम भेद। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अव्यय भाव समास, यहाँ से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अव्यय भाव समास क्या होता है। ठीक है, और इसका हम कैसे पहचानें कि ये अव्यय भाव समास है। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी अव्यय भाव समास किसे कहते हैं। देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय भाव समास कहलाता है। मैंने क्या बोला, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए। देखिए, आप ऐसे पहचान करिए अव्यय भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय और जिसका पहला पद प्रधान हो। पहला पद क्या हो, अव्यय हो, और पहला ही पद प्रधान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति प्लस वर्ष, तो क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष। ठीक है, देखिए,
इसमें प्रति अव्यय है। अभी मैं आपको और भाषा में समझाती हूँ और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि देखिए, आपने उपसर्ग पढ़ा है, उपसर्ग आपको पता ही होगा। उपसर्ग देखिए, जैसे कि उपसर्ग क्या होते हैं कि जो शब्द की शुरुआत में लगाए जाते हैं। जैसे कि आप लिखिएगा बे, ठीक है, आप लिखिएगा प्रति, आप लिखिएगा यथा, आप लिखिएगा आ, और आप लिखिएगा जैसे कि बे, बे आपको मैंने बताया नी, अनु। आप इस तरीके के कुछ शब्द लिखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। ये क्या होते हैं, हमारे उपसर्ग शब्द होते हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थोड़ा अलग तरीके से। बे, प्रति, यथा, आ, नी, अनु, जो शब्द के शुरुआत में ये शब्द अगर लगा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वो कब वहाँ पर क्या है, अव्ययीभाव समास है। जैसे कि अभी देखिए, मैंने आपको बताया जहाँ प्रति लगा हुआ हो जिस शब्द में, तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया कि इसका पहला पद प्रधान होता है और पहला ही पद क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, प्रधान मतलब बड़ा। ठीक है, यह है समास कुछ शब्दों से शुरू होता है। अब आप इसको माइंड में रखिएगा। मैंने भी आपको जैसे कि बताया बे, प्रति, यथा, आ, नी, अनु, इस तरीके से ये जो समास है उसमें जो शब्द शुरू होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये समास कुछ शब्दों से शुरू होता है, मतलब उपसर्ग से शुरू होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रतिदिन, मतलब दिन दिन। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह मीन्स समाज को, जैसे कि मैंने लिखा राजपुत्र, मैंने एक शब्द लिखा राजपुत्र। अब मैं आपसे कहती हूँ उसका समास का विग्रह करिए, तो आप क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र। आप क्या लिख देंगे, राजा का पुत्र। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो जाता है समास का विग्रह। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, तो प्रति एक मतलब ये हो गया विग्रह, हाथों हाथ। अभी एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ इसमें अव्यय भाव समास में, कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो देखिए, एक चीज़ और इसमें आप नोट करिएगा कि देखिए, जब दो शब्द लगातार दिखे, जब दो शब्द लगातार दिखे और दोनों शब्दों में क्या हो, योजक लगा दें, तो उन्हें अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे कि दिन दिन, ठीक है, दिन दिन, दिनों दिन, हम क्या कर सकते हैं, दिनों दिन, तो क्या हो जाएगा, दिन दिन। हाथों हाथ मतलब हाथ हाथ में, ठीक है, कानों कान, इस तरीके के जो शब्द होंगे आपको दिखेंगे, तो वो भी क्या हुआ, अव्यय भाव समास होगा। देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दो शब्द लगातार दिख रहे हैं ना। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया था उपसर्ग लगा के, जैसे कि यथा समय, समय के अनुसार, भर पेट, जैसे कि आप भर लगा दो, भर के से सबसे पहले उपसर्ग भर लगा दिया, तो वो भी क्या हुआ, अव्ययभाव समास होगा। भर पेट, पेट भर के, बेकाम बिना काम के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे सारे अव्ययभाव के एग्जाम्पल है। जैसे कि बे खटके, मैंने भी आपको बताया था, बे से भी कोई शब्द बने, बे खटके, बिना खटके, दिनों दिन, दिन ही दिन में। तो मैंने भी आपको बताया दिनों दिन, दिन ही दिन में, आमरण मरण तक। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें बताई हैं। रात, जैसे कि हम ले सकते हैं रातों रात, रात ही रात में, तो रातों रात लगातार दो शब्द एक जैसे ही आ रहे हैं ना। यथा नियम, नियम के अनुसार, तो ये हो जाता है हमारा अव्ययभाव समास। आई होप कि आपको अव्ययभाव समास समझ में आया होगा। जितना मैंने बताया इससे बाहर आपको अव्ययभाव समास में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ मैंने आपको बताया कि उपसर्ग से आप पकड़ने की अव्ययभाव समास है, और मैंने आपको बताया पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। ठीक है, और कुछ उपसर्ग के शब्द बताए कि जो उसमें स्टार्टिंग में ये लगा हूँ तो वो अव्ययभाव समास होते हैं। चलिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तत्पुरुष समास। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा अव्यय भाव समास, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास में आप लिखिएगा जिसका पहला पद गौण होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। अव्यय भाव में क्या था, पहला पद प्रधान हो। अब दूसरे नंबर में आपको बता रही हूँ तत्पुरुष समास। देखिए, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। आपको पता है कारक क्या होते हैं। देखिए, कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, मतलब से का अर्थ होता है अलग होना, मतलब किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है तो वहां आ जाएगा अपादान से। संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये होते हैं हमारे कारक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए, तत्पुरुष समास में जो ये तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। हम इसमें कर्ता ने और संबोधन है अरे को नहीं लेते हैं। बाकी कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, यहाँ तक हम इनको सिर्फ 6 को लेते हैं। बाकी कर्ता ने और संबंध संबोधन है अरे इसको नहीं लेते हैं। अपादान से, यहाँ पे से का अर्थ होता है अलग होना। करण से, इसका मीनिंग होता है के द्वारा, किसी काम, मतलब करण से मतलब के द्वारा।
यहाँ पर भी करण से होगा, और यहाँ पर जो होगा अपादान से, उसका अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास। अभी मैं आपको इसके कुछ और चीज़ें बताऊंगी। देखिए, तत्पुरुष समास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारक चिन्ह से हम पहचानते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। देखिए, जैसे कि राजा, राजपुत्र, मैंने आपको क्या बोला, जैसे राजपुत्र मीन्स इसका समासिक विग्रह हमने करा, विग्रह कर दिया, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो हम इस का से समझ रहे हैं, का है तो संबंध कारक है। मैंने भी आपको संबंध में क्या बताया, का के की, का के की जब विग्रह का मरने पे आएगा, जब हम समास का विग्रह कर रहे हैं, अगर वहां पर का के की आया तो वो कौन सा कारक है, तत्पुरुष कारक है। वैसे तो आपको पता चल जाएगा वो तत्पुरुष समास है, क्या है, सॉरी, तत्पुरुष समास है, कारक नहीं, तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा कारक है, तो आपका आंसर होगा वो है संबंध। जैसे कि राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, का, संबंध के साथ क्या आएगा, का के की, संबंध के साथ क्या आएगा विग्रह करने पर, का के की। तो हमने करा राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का है तो संबंध कारक, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, का आया। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो संबंध मैंने आपको क्या बताया था, संबंध में क्या आ जाएगा, का के की। अब देखिए, चिड़िया को मारने वाला, यहाँ पर हमने को पकड़ लिया, इसका विग्रह करा तो हमने को पकड़ा। तो मैंने अभी आपको बताया था कर्ता ने क्रम को, क्या बताया था मैंने आपको, क्रम को। तो मैंने जो भी आपको कारक विभक्ति पढ़ाई है, जो बताए हैं, कारक चिन्ह बताए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे, तो आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कि चिड़िया को मारने वाला, तो कर्ता ने क्रम को, तो इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें होगा क्रम कारक। और वैसे ये कौन सा समास है, चिड़ी मार, तो ये समास है तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही हम कारक को पहचानते हैं, कारक चिन्हों से उसकी पहचान करते हैं। देखिए, इस तरीके से जेब कतरा, जेब को काटने वाला, तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो आ गया ना, इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, को आ रहा है। तो जेब को काटने वाला, तो कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, चलिए देखिए, रोग से मुक्त, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, तो ठीक है, इसमें क्या आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो किस किस कारण, तो इसमें मतलब इसमें हो जाएगा करण, क्योंकि वो रोग से मुक्त है, तो इसमें हो जाएगा करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो करण से इसमें हो जाएगा कर्म कारक। और समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया कि हम कारक चिन्ह से देखकर उस समास की पहचान करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अव्ययी भाव और तत्पुरुष दोनों ही क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट समास की तरफ, जिसका नाम है क्रमधारय समास। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, क्रमधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है, देखिए, जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद विशेषण तथा उत्तर पद बाद वाला पद क्या होगा, विशेष्य होता है। पहला पद क्या होगा, विशेषण, और बाद वाला जो पद होता है वो विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, जैसे कि जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और देखिए, इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में, जो उत्तर पद होता है और पूर्व पद होता है, उन दोनों पदों में, उनके बीच में क्या आती है, के समान है जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब के समान है जो की आवाज आती है विग्रह करने पर, तो वहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि समस्त पद पीताम्बर, और उसका विग्रह करेंगे तो पीला है जो अंबर। मैंने भी आपको क्या बताया था, के समान और है जो के समान आवाज आती है समास का विग्रह करने पर, तो वहां हो जाता है कर्मधारय समास। मैंने भी आपको क्या बताया, जिसमें विशेषण विशेष्य होता है, उपमेय उपमान होता है। ठीक है, देखें, और एक बात इसके बारे में लिखिए कि जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय में क्या होगा, जिसका कभी पहला पद प्रधान हो तो कभी दूसरा पद प्रधान हो। दोनों शब्दों के बीच में मैंने आपको क्या बताया, के समान है जो आवाज आती है जो या के समान समास का विग्रह करने पर आवाज आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें उपमेय व उपमान दोनों में तुलना की जाती है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, उपमेय क्या चीज़ है, उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, उपमान वह है जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, तो ये होता है उपमेय व उपमान, विशेषण व विशेष्य। ठीक है, और विग्रह करने पर है जो के समान आवाज आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान। इसमें उपमेय और उपमान, चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, तो देखिए, विग्रह करने पर के समान आवाज आई। परमानंद, परम है जो आनंद, आ गया ना,
है जो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। सुविचार, अच्छा है जो विचार, सुविचार मीन्स अच्छा है जो विचार, तो ये क्या हो गया हमारा कर्मधारय समास। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, ठीक है। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, देखिए है जो के समान आवाज आ रही है, या तो है जो या के समान। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। महापुरुष, इसी तरीके से आप समझिए, महान है जो पुरुष। लाल मणि, लाल है जो मणि। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, का मतलब कायर, और है जो पुरुष। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, ठीक है। तो इस तरीके के जो समास का विग्रह हमने करके देखा, तो हमें क्या लगा कि उनका विग्रह करने पर आवाज कैसे आती है, कि है जो के समान आवाज आएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, और क्या होता है जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। आई होप कि आपको कर्मधारय समास से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे और बताती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ द्विगु समास। क्या बता रही हूँ मैं आपको, द्विगु समास। देखिए मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ, कर्मधारय है, मैं आपको इसके तरीके से नहीं कि तीसरे नंबर पे द्विगु, मैंने आपको जैसे बताया अपने हिसाब से बताया। पहले अव्यय भाव बताया, फिर आपको मैंने तत्पुरुष समास बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको कर्मधारय समास बताया नंबर 3 पे। अब नंबर 4 समास जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ मैं द्विगु समास। द्विगु, गु से ही आप समझ जाइए, गु से मतलब गिनना, द्विगु मतलब गिनने वाला समास, जिसमें हम समास का विग्रह करेंगे तो उसमें गिनती गिनती आएंगी, ठीक है। तो उससे पता चल जाए कि ये द्विगु समास है। देखिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है, मैंने क्या बोला, जिसका पूर्व पद मतलब पहला पद जो संख्या वाचक होगा, संख्या में होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास मतलब जिसका पहला ही पद संख्या में हो, गिनती में हो, जैसे कि 9, 3, 4, 5, तो वही सब क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास हो जाएगा। देखिए जैसे कि नव निधि, अब आप इसका विग्रह करिए, नव निधियों का समाहार। नव मतलब नो, नव मतलब नो, नव, मैंने आपको बताया नव निधि, नव मतलब नव मीन्स नो, नव निधियों का समाहार, नो निधियों का समाहार। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, त्रिवेणी मतलब 3 वेणियों का समाहार। त्रि मतलब 3, त्रिलोक, त्रि मतलब 3 लोकों का समूह। सप्तद्वीप, सप्त मतलब 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, द्विगु समास में क्या होगा कि जिसका समस्त पद का पूर्व पद, जिस जो पूरा वर्ड है उसका जो पहला पद होगा वो कैसा होगा, संख्या में होगा। तो बस हमें यही पहचानना है कि जो पहला पद होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, उसका विग्रह करने पे संख्या आपको देखने को मिलेगी, तो वही क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, नवरत्न, नव का मीनिंग मैंने आपको बताया, 9 रत्नों का समूह। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। पंचमणि, 5 मणियों का समूह, जैसे कि मैंने भी आपको चौराहा बताया, इसी तरीके से होता है एक दुराहा। दुराहा देखें यहाँ पर 2 राहों का समाहार, तो ये हो जाएगा दुराहा। इसी तरीके से त्रिफला, 3 फलों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। अष्टध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तो ये सब क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपने देखा, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो इनका विग्रह करने पर हमें शुरुआत में जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो किस में मिल रहा है, गिनतियों में मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको द्विगु समास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। द्विगु समास बहुत ही सिंपल है, जिसका विग्रह करने पर पहला जो पूर्व पद है वो हमें किस में नजर आएगा, गिनती में नजर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट समास के बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ द्वंद्व समास, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी द्वंद्व समास। अब तक मैं आपको 4 पढ़ा चुकी है, 5वें नंबर पर आई हूँ द्वंद्व समास। देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है। देखिए मैंने भी आपको क्या बताया कि जो मैं आपको बताऊंगी द्वंद्व समास, दोनों पद समान हो, जिसका जिसमें क्या होता है द्वंद्व समास में कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी प्रधान हो, और दोनों का विग्रह करने पर क्या आएगा, योजक चिन्ह आए। आप यहाँ से पॉइंट बनाइए, योजक चिन्ह और आए या फिर या आए, ठीक है, और अथवा या आए, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। देखिए जैसे कि पाप पुण्य का विग्रह करने पर होगा पाप और पुण्य, बीच में हमने विग्रह करा तो क्या है, या तो योजक चिन्ह आना चाहिए, या योर आना चाहिए, या आना चाहिए। तो इस तरीके का विग्रह करने पर जो आपको शब्द देखने को मिले, और, या,
योजक चिन्ह। तो ये जब तीन हमें देखने को मिलेंगे विग्रह करने पर तो वहाँ हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। और इसमें क्या होता है, पहला पद व दूसरा पद, कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको और बताती हूँ। जन्म मरण, तो हम इसका विग्रह करेंगे जन्म और मरण, तो बीच में और आया तो हमें क्या पता चला ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। देखिए दाल रोटी, दाल और रोटी, तो और आया तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तन मन, तन और मन। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, योजक चिन्ह आ रहा है यश अपयश, यश और अपयश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। नर नारी, मतलब नर और नारी, जैसे कि आदमी और औरत। भला बुरा, भला और बुरा। माँ बाप, माँ और बाप, तो पहला भी पद प्रधान है दूसरा ही पद प्रधान है, पहला पद प्रधान दूसरा पद प्रधान, जैसे कभी पहला तो कभी दूसरा। रात दिन, रात और दिन, देखिए अगर होता रातों रात तो होता हमारा अव्यय भाव समास, अब ये आया रात और दिन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। सुख दुख, सुख और दुख। देश विदेश, देश और विदेश। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो ये हमारे इस तरीके के जिसमें विभक्ति करने पर वो आ जाएगा, क्या आएगा, तो हमारा ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, राजा और प्रजा, छल और कपट। भूख प्यास, मतलब विग्रह करेंगे भूख और प्यास। राम लक्ष्मण, विग्रह करने पर हो जाएगा राम और लक्ष्मण। लव कुश, लव और कुश। फूल पत्ती, फूल और पत्ती, इस तरीके का हम समास को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। आई होप कि आप देखें द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज मत होना। द्विगु मतलब गा से पकड़ लेना कि गिनती, गिनना। ठीक है, द्वंद्व मतलब जिसमें बीच में योजक चिन्ह आए, बीच में क्या आएगा और आएगा, बीच में क्या आएगा या आएगा, और जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, उसी को हम कहते हैं द्वंद्व समास। मैंने आपको इन समास का विग्रह करके भी दिखाया कि जैसे कि दाल रोटी मीन्स दाल और रोटी। तन मन, तन और मन, तो इस तरीके से विग्रह करने पर जब बीच में और या योजक चिन्ह आएगा तो वो सब आपका क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। देखिए मैंने आपको द्वंद्व समास भी बता दिया, अब आपका आखिरी समास बचा है और वो समास है बहुव्रीहि समास। मैं आपको अभी बहुव्रीहि समास के बारे में और बताती हूँ, बस उसके बाद हमारा समास कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं बहुव्रीहि समास की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखिए अभी लास्ट समास मैं आपको पढ़ा रही हूँ, 6 के 6 मैंने आपको कंप्लीट कराए वन बाय वन। अब ये छठा है जो मैं आपको बताऊंगी। बहुव्रीहि समास क्या होता है, देखिए जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो देखिए मैंने भी आपको बताया था कि पहला मंस पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर एक नए अर्थ का मतलब एक नया अर्थ देते हैं, तो उसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास। फिर से समझिए, जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसमें बहुव्रीहि समास होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहला मतलब पूर्व पद और दूसरा मतलब उत्तर पद, दोनों पद मिलकर एक नया शब्द हमें देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए जैसे गिरिधर, गिरिधर मीन्स मतलब पर्वत को धारण करने वाला, हमने इसका विग्रह किया पर्वत को धारण करने वाला, कौन, कृष्ण। तो इसने एक अलग ही अर्थ दे दिया ना, गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले, दोनों पदों ने मिलकर एक अलग ही अर्थ जो दिया वो क्या हो गया हमारा, कृष्ण। देखिए इसमें नील और कंठ दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरा पद कृष्ण की ओर संकेत किया। नीलकंठ मतलब किसको कहा जाता है, शिव को। नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव को। तो ये देखिए जैसे कि नीलकंठ क्या हो गया, शिव, तो एक अलग ही अर्थ दे दिया ना, तो इसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए अब मैं बहुव्रीहि समास से रिलेटेड कुछ विग्रह आपको बताती हूँ, जो बहुव्रीहि समास से रिलेटेड जो समस्त पद हैं उनका विग्रह करके जो अलग ही अर्थ दे रहे हैं वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखिए जैसे कि पीताम्बर, तो पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर मीन्स कृष्ण, एक अलग ही अर्थ दे दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देखिए निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, कौन, राक्षस, राक्षस मतलब एक अलग ही अर्थ दे दिया तो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। देखिए चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन, चतुर्भुज किसको कहा गया है, विष्णु को। देखिए एक अलग ही अर्थ दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ चार भुजाओं से आप ये मत समझिएगा कि द्विगु समास है, क्योंकि चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन है वो, विष्णु। चलिए मैं आगे से तरीके से और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका मतलब गणेश। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, लंबोदर किसको कहा जाता है, गणेश को। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था चतुर्भुज,
चार भुजाएं हैं जिसकी, अब यहाँ चार देखकर आप द्विगु समास नहीं लगाइए, क्योंकि चार भुजाएं हैं जिसकी वो एक अलग ही अर्थ दे रहा है और वो हमें बता रहा है चार भुजाओं वाला कौन, विष्णु। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समास होगा बहुव्रीहि। आप गलती मत करिएगा, द्विगु नहीं लगेगा, बहुव्रीहि समास यहाँ पर आएगा क्योंकि अलग ही अर्थ दे रहा है। चलिए इसी तरीके से मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला कौन, कृष्ण। तो अलग ही अर्थ दिया तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव। तो इस तरीके का ये हो जाएगा, नीलकंठ मीन्स शिव। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जब आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कमल नयन, गिरीश, चक्रपाणि, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके मतलब ब्रह्मा, चक्रपाणि कौन, कृष्ण, चक्र है हाथ में जिसके, किसके, कृष्ण के। ठीक है, गिरीश, हिमालय, पर्वतों का राजा, हिमालय। देखिए कमल नयन, कमल जैसे नैनों वाला कौन, कृष्ण। तो इस तरीके के आप कुछ वर्ड हैं अपने माइंड में रखिएगा, जैसे कि पीताम्बर, निशाचर, चतुर्भुज, लंबोदर, मुरलीधर, नीलकंठ, दिगंबर। ठीक है, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, नग्न। ठीक है, अलग ही अर्थ। इसी तरीके से आप देखेगा दशानन, 10 आनन है जिसके, कौन, रावण। ठीक है, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, कौन, ब्रह्मा। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, कृष्ण। तो इसी तरीके से आप ग्रीश, कमलनयन, इन वर्ड्स को याद में रखिएगा, माइंड में रखिएगा और इनका विग्रह आप देखेगा तो यही क्या होते हैं, आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। देखिए जितना मैंने आपको बताया सारे ही समास आपको मैंने वन बाय वन समझाए हैं, जैसे कि बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, 6 के 6 समास समझाए हैं और काफ़ी एग्जाम्पल भी उनके दिए हैं और एग्जाम्पल में भी डिटेल में आपको समझाया है। हर तरीके से बेसिक आपको मैंने बताया किस समास का क्या रोल है, किस समास के क्या एग्जाम्पल हैं। कुछ मैंने बहुव्रीहि समास के आपको ये एग्जाम्पल दिए, इनको आप माइंड में रखिएगा, यहीं से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं में से कोई एक, आप बस कंफ्यूज मत हो जाएगा, चतुर्मुख में और चतुर्भुज में ये अलग ही अंतर देते हैं। चतुर्मुख मीन्स ब्रह्मा, ठीक है, चार है मुख जिसके, वो कौन है, ब्रह्मा। और चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, विष्णु। तो आप यहाँ चतुर्भुज देख के चार चार मतलब गलत मत करना, द्वंद्व मत द्विगु मत लगाना, बल्कि कौन सा समास होगा, ये बहुव्रीहि समास होगा जो अलग ही अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आज आपको इस वीडियो में सारे समास कंप्लीट करा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। बाकी मैं कल आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, आप इन समास को एक बार अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कितना समझ में आया और आपको कैसा लगा, कि आपको समास अच्छे से समझ में आया या नहीं। आप अपनी राय में मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। चलिए देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, आप उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आगे मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, समास के सारे क्वेश्चन आंसर कराने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटे नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस आंसर के साथ, समास के क्वेश्चंस आंसर्स मैं उस वीडियो में कराऊंगी। बाकी तब तक के लिए थैंक यू।